हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में। और यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं विज़न आईएएस की मैगज़ीन। और राइट, देखिए, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है इस मैगज़ीन को तो पढ़ के जाता ही है। कुछ लोगों को ये मैगज़ीन समझ में नहीं आती, भारी लगती है। हम अपनी ईजी भाषा में इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और राइट, करंट अफेयर्स के ऊपर ये बेस्ड होती है मैगज़ीन। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मस्ट है भाई, आप इसको पढ़ के जाओगे ही जाओगे। ठीक है, नवंबर 2020 का ये यहाँ पर संस्करण हमारे पास है। ठीक है, आप इजी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं बोलूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखे हुए पर कम ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये मैगज़ीन है नवंबर 2020 की। और चैप्टर वाइज का मतलब है पॉलिटी का सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, एनवायरनमेंट का सेक्शन है। अलग अलग वीडियोस में कवर किया जाएगा ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। और ये 10-15 दिन के अंदर आपकी पूरी मैगज़ीन समाप्त भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसी के साथ नवंबर 2020 की मैगज़ीन में पॉलिटी सेक्शन के लिए ये वीडियो तैयार है। इस पर थोड़ी सी देखते हैं। तो कुछ भी हार्ड ना समझें, ये सब आपके सिलेबस से लिंक होता है। जो चीज़ें नहीं लिंक होंगी, एक दो चीज़ हैं ऐसी जो कि नहीं है, इतनी डीप में नहीं जाना, उन चीज़ों को भी यहाँ पर हम कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आ जाते हैं। ये है आपका पहला आर्टिकल। आर्टिकल कह रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने कहा कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में लगभग साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात की। इसका मतलब है कि वो बार बार इसी चीज़ को अब न्यूज़ में उठाना चाहेंगे और हो सकता है इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, इसीलिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस? साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कंट्री के चुनाव एक ही दिन कराए जाएं। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट में जो लेजिस्लेचर हैं या असेंबलीज़ हैं, और जो लोकसभा यानी कि सेंटर में हैं, उन दोनों के इलेक्शन साथ में कराए जाएं। साथ में का मतलब एक ही दिन नहीं होता। साथ में का मतलब एक ही दिन नहीं होता। हो सकता है प्रोसेस में 1 महीना लग जाए, बट हाँ, साथ में कराने हैं। ऐसा नहीं है 1 साल पहले करा लिया फिर किसी स्टेट का दूसरे साल हो रहा है। ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब। अच्छा, क्यों क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हो रही है? तो अभी हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, बट पहले ही बॉक्स पर निगाह मारिए। देखिए, 4 प्रोविज़न है, आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174। बिल्कुल रट जाने चाहिए ये आपको। इन्होंने कहा है कि लोकसभा 5 साल के लिए बनती है। आर्टिकल 83 में कहा गया है, 85 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिसोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। आर्टिकल 85 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकता है लोकसभा को। 172 में सेम बात कही गई है स्टेट असेंबलीज़ के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कि उनकी जो टर्म होगी वो 5 साल की होगी और गवर्नर उसे डिसोल्व कर सकता है। जब सेम फीचर हैं तो इलेक्शन भी सेम टाइम पर हो सकते हैं। ये दोनों आर्टिकल और ये दोनों आर्टिकल में कोई अंतर नहीं है। ये यूनियन के लिए हैं, ये स्टेट के लिए हैं। इसीलिए ये आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन जैसा प्रोविज़न दिखता है, क्योंकि प्रोविज़न बिल्कुल भी अलग नहीं है। बट ठीक है, प्रोविज़न बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये राष्ट्रपति कह रहा है और ये गवर्नर। और राइट, अच्छा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब मैंने आपको समझाया, बट डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन ए मैनर दैट इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज टुगेदर। स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ करा लिए जाएं, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। 1967 तक ये प्रोसेस इंडिया में चलती थी, साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में होते थे। बट फिर कुछ स्टेट असेंबलीज थी जो बीच में ही डिसॉल्व हो गई, जैसे 1968 में, 1969 में। तो उसके बाद ये प्रोसेस बिगड़ गई और इस तरह के इलेक्शंस होने बंद हो गए। बट हाल ही में ये आइडिया फिर से प्रपोज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1983 में। लॉ कमीशन ने भी इसके बारे में बताया, नीति आयोग ने भी इसके बारे में बात की, भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाने चाहिए। मैंने बताया साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि वोटिंग पूरी कंट्री में एक ही दिन में कराई जाए। वोटिंग पूरी कंट्री में एक ही दिन में कराई जाए, ये मतलब नहीं है। प्रोसेस जो है वो आपकी 1 महीने तक चल सकती है, 2 महीने तक चल सकती है, बट हाँ, 2 महीने का मतलब हो गया कि इस दौरान इलेक्शंस ही कराए गए थे पूरी कंट्री में। ठीक है जी, ये हो गया आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस। क्यों कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाएं? क्यों सही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराना? आर्ग्यूमेंट इन फेवर
ठीक है, तो अब बात को समझते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्यों कराए जाने चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस। 3 महीने बाद वहाँ पर चुनाव है बिहार में, ठीक है। तो अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आपकी आचार संहिता होती है ये लगाई जाएगी आपकी यूपी में, फिर लगेगी आपकी बिहार में, फिर यूनियन के चुनाव आ गए फिर वहाँ पर लगेगी। तो रेगुलर इम्पोजिशन होता रहता है इसका। ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम मच ऑफन लीड्स टू द पॉलिसी पैरालिसिस एंड गवर्नेंस डेफिसिट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम और कैपिटल प्रोजेक्ट्स। लगातार सरकार बदलती रहती है, सेंटर में कोई और सरकार है और स्टेट में कोई और सरकार होती चली जाती हैं, तो पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है। वेलफेयर स्कीम्स भी ढंग से काम नहीं कर पाती, ऊपर से ऑर्डर मानने से राज्य इनकार करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल आपका देख सकते हो। ह्यूज एक्सपेंडिचर का मतलब आप समझते हैं, बहुत ही ईजी है। जितनी बार चुनाव कराओगे उतनी बार एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उतनी बार आपको जनता को विश्वास दिलाना होगा कि हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे आते हैं तो पता चलता है एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। बार बार स्टेट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर से बुलाना या फिर जैसे सीएपीएफ वगैरह हैं उनकी ड्यूटी इलेक्शंस में लगाई जाती है सिक्योरिटी पर्पस से, तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ये बार बार फ्रीक्वेंट इलेक्शंस में लगाया जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी का पर्पस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी वो मकसद ख़त्म हो जाता है अगर फ्रीक्वेंट चुनाव कराए जाएँ तो, ठीक है। पब्लिक लाइफ भी डिसरप्ट होती है इससे। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ एंड इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। इफ ऐसी वाज हेल्ड दिस पीरियड ऑफ डिसरप्शन वुड बी लिमिटेड टू ए सर्टेन प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ना हो, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, तो पता चल जाएगा जनता को कि भाई 2 महीने चुनाव होने हैं, हमें थोड़ा संभल के रहना है, चुनावों के दौरान कुछ भी इधर उधर नहीं करना, ठीक है। तो पब्लिक की लाइफ भी यहाँ पर डिसरप्ट नहीं होगी। हालांकि छोटा पॉइंट है बट हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया। सोशल फैब्रिक पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, सेम पॉइंट आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। कम्युनल इश्यूज आ जाते हैं, रीजनल और कास्ट इश्यूज आ जाते हैं। चुनाव के नाम पर कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज ये बहुत ज़्यादा भड़काए जाते हैं, ठीक है। अगर चुनाव जीतना है तो जो मेजोरिटी जो कास्ट है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है वगैरह वगैरह, तो बढ़ावा मिलता है कास्टिसिज्म को, कम्युनलिज्म को एंड करप्शन को फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कराते हैं तो। फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मीजर्स। पार्टी आती है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बार बार यही होता रहता है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। एक स्टेट में कुछ कह दिया, दूसरे में कुछ कह दिया, ठीक है। तो एक ओवरऑल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का कुछ भी नहीं हो पाता, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनी नहीं पाती, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बन के यहाँ पर रह जाती हैं। वोटर टर्नआउट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन रिपोर्ट साइमल्टेनियस पोज विद वूस्ट वोटर टर्नआउट। जो वोटर्स मुकर जाते हैं अब वहाँ पर इनको भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनके ऊपर भी। तो बेसिकली आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स अपने याद रखने हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, और लाइन खींच करके ये पाँचों चारों पॉइंट्स जो भी आपको याद रहें उनको यहाँ पर लिख दीजिए। आपके सॉलिड नंबर पक्के हैं इन द मेंस, ठीक है जी। बात ख़त्म हो गई। आगे चलें कि क्यों नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्यों नहीं होने चाहिए। तो एक आ जाता है ऑपरेशनेबल फिजिबिलिटी, सच एज हाउ टू सिंक्रोनाइज साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम। बात सारी दिक्कत जो है सारी जड़ यही है। अभी अभी मान लो बिहार में सरकार बनी है और आप कह देंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाएंगे अब से कंट्री में। अब पता है कि 2000 जो है आपका 24 में फिर से चुनाव है, या 22-23 जब भी चुनाव है यूनियन का, तो उसके साथ आपकी डिसॉल्व करनी पड़ेगी स्टेट की सरकार। अब वो स्टेट की सरकार मान लो अभी अभी बनी है तो फिर वो दिक्कत करेंगे कि हम तो अभी अभी बने हैं, 5 साल भी पूरे नहीं हुए, भला कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी आ जाते हैं। मतलब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भारी मात्रा में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज बैठानी पड़ेंगी, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट प्रोविजंस में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपी एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स टू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और फिर अमेंडमेंट्स के लिए स्टेट्स के सामने भी हाथ फैलाने पड़ेंगे कि भैया इसमें अमेंडमेंट करना है वगैरह वगैरह। तो ये इश्यूज़ यहाँ पर चलते रहते हैं। नेशनल एंड स्टेट इश्यूज आर डिफरेंट, are holding simultaneous elections may affect the judgment of voters and he or she may vote the same political party.
बेसिकली क्या लगता है जब आप वोट देने जाते हो कि सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी होनी चाहिए, तो सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा वहाँ पर। ऊपर से जो भी बात आएगी, जैसे यूपी की सरकार है, कभी भी दंगे फसाद मतलब इस तरह की अपोजिशन देखने को नहीं मिलता यूपी की सरकार से। सेंटर का क्यों देखने को मिलेगा भाई, जब सेम सरकार है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं इस चीज़ को, दोनों अगर सेंटर और स्टेट में सेम सरकार हो तो। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी टू द पीपल। अभी क्या होता है, लोगों का जैसे पता चला भी सेंटर में बीजेपी है, अच्छा काम नहीं कर रही, तो स्टेट में बीजेपी को नहीं लाते हैं। ठीक है, बट अगर आप पहले ही सेंटर के साथ बीजेपी को ले आए तो 5 साल के लिए आप बंद गए, अब 5 साल से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट ये कंसेप्ट जाता है। एज व्हेन एन इलेक्शन इन अ स्टेट इज पोस्टपोन्ड अंटिल द सिंक्रोनाइज्ड फेज, प्रेसिडेंट रूल विल हैव टू बी इम्पोज्ड इन द इंटरिम पीरियड ऑफ द स्टेट। फेडरलिज्म के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रूरी होता है अगर स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर हट जाते हैं, या फिर स्टेट का जो फंक्शनरीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इक्विटी, sustaining plurality and promoting local and regional leadership as ऐसी में प्रमोट नेशनल पार्टीज़। तो होमोजाइजेशन हो जाएगा, पूरी कंट्री एक जैसी हो जाएगी अगर एक जैसी पार्टी यहाँ पर आ जाती है तो। बट प्लुरलिटी ज़रूरी होती है, हो सकता है कि दूसरी सरकार के पास कुछ नया आइडिया हो तो वो कुछ और करना चाह रही हो, बट 5 साल के लिए हम तो बंद गए ना अब, अगर हमने सेंटर और स्टेट दोनों में सेम सरकार रख दी तो। ये कुछ इश्यूज़ हैं, इनको भी इसी तरीके से आपको लिखना है। कंक्लूज़न के तौर पर यहाँ पर क्या दिया गया है, आप वैसे इस सब को पढ़ करके भी अपनी तरफ से बना सकते हैं, बट आप लिख सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉ कमीशन ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं, उनके सजेशंस हैं, फिर आप कुछ कमिटीज़ भी बना सकते हैं और उनके हिसाब से आप यहाँ पर वर्क कीजिए। ऐसी कैन नॉट बी अ पेनासिया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो आपके साइमल्टेनियस सिलेक्शंस हैं ये कोई रामबाण इलाज नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इससे सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। द इश्यूज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कैन बी एड्रेस्ड बाय री-लुकिंग एट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर एमसीसी, कर्बिंग पोल एक्सपेंडिचर बाय इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई। आरटीआई के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को ला सकते हैं। इलेक्टोरल फंडिंग, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाए गए थे, उसी तरह के और अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पर ला सकते हैं और फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं कि इतने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, वो पहले से ही हैं बट आप उसको और कम कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। ये था आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन का इशू। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ें तो पता चलता है राइट टू रिकॉल की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए हुआ क्या है, हरियाणा असेंबली ने पास किया है हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 विच प्रोवाइड्स द राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट पर आप अपना सकते हैं राइट टू रिकॉल अगर ये बिल पास हो जाता है हरियाणा की सरकार में। क्या होता है राइट टू रिकॉल? पंचायत लेवल की बात हो रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई होगा, तो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप उसका रिव्यू करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, आपको उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं 2 साल बाद पता चला आपको कि भाई उसने तो किसानों के साथ अच्छा नहीं किया, आप उसको हटाना चाहते हैं, आप यहाँ पर प्ली फाइल कर सकते हैं राइट टू रिकॉल के लिए इन द पार्लियामेंट। उसके लिए मीजर्स अभी बताऊँगा कौन किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा कि हम इस बंदे का रिकॉल करना चाहते हैं, इस बंदे को दोबारा से देखना चाहते हैं कि मतलब इसका रिव्यू करना चाहते हैं और रिव्यू करने के बाद इसको हटाना चाहते हैं। अच्छा, अब आप न्यूज़ की तरफ ध्यान दीजिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, राइट टू रिकॉल इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई इलेक्टोरेट हैज़ द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। आपने ग्राम प्रधान को 5 साल के लिए चुना था, आप उससे पहले उसे हटा सकते हैं कभी भी। ये होता है रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल बाय द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब मतदान करने वाले लोग। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लोग सीधे हिस्सा लेते हैं आपका इलेक्शंस में और द पॉलिसी मेजर्स में। बिल अलाउ करता है रिकॉल ऑफ विलेज सरपंचेज एंड मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ़ दे फेल टू परफॉर्म। अगर वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप राइट टू रिकॉल का ऑप्शन चुन सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। 50% मेंबर्स ऑफ अ ग्राम सभा को रिटन में देना होगा अगर वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। 50% मेंबर्स को रिटन में देना होगा। हरियाणा की बात चल रही है, सेंटर की बात नहीं चल रही भाई।
This will be followed by a secret ballot in which their a recall will require the 2/3 member voting against them. 2/3 members को यहाँ पर अब वोटिंग करनी पड़ेगी. 2/3 मेंबर अगर वोटिंग कर देते हैं तो उस मेंबर को हटा दिया जाएगा कि वो अच्छा काम यहाँ पर नहीं कर रहा है. तो अब जो ये विलेज सरपंचेज हैं या मेंबर ऑफ लोकल ऑफ द ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के हैं, इनके ऊपर यहाँ पर आफत देखने को मिलेगी हरियाणा में. अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा. बेनिफिट्स आप समझ ही गए. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बनेगी, कभी भी हटा दो अगर अच्छा काम नहीं कर रहा. लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इथिक्स इन रिप्रेजेंटेटिव. कॉल फॉर अ मैकेनिज्म वेयर वेस्ट इन द पीपल द कंट्रोल ओवर सच अनवर्दी रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव फेल्ड टू सिक्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट. जिन लोगों ने उन्हें जीत करके ऊपर पहुंचाया, उन्होंने चुनाव में वादे किए कि हम ये करेंगे. इलेक्टोरेट्स मतदान करने वाले लोगों ने उनको बना भी दिया जो भी वो बनना चाहते थे, सरपंच वगैरह. और उसके बाद अगर वो यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो किसी और को चुनेंगे. इथिक्स पर्सपेक्टिव भी आ जाता है. जो वादे उन्होंने किए थे उनको भी यहाँ पर अगर वो नहीं लागू करते हैं तो उनके ऊपर आफत देखने को मिलेगी, उन्हें हटा दिया जाएगा. चेक करप्शन एज वेल एज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अगर आपको पता चला भाई ऊपर से पैसा आ रहा है, नीचे तक नहीं पहुंच रहा, सरपंच खा रहा है, सीधी सी बात है, हर चीज़ का एक ही ये इलाज है, इसी को ही घुमा फिरा करके लिखना है. ठीक है, पैसा ऊपर से आ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, मर्डर करा दिया उसने किसी का, कुछ पता ही नहीं चल रही है, तो आप उसको हटा सकते हैं. बस ये थोड़े से जो मीजर्स हैं ये देखने पड़ेंगे कि 50% मेंबर और 2/3 मेंबर्स. लॉजिक एंड जस्टिस एज इट विल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू करेक्ट रॉन्ग डिसीजंस. कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है. उस समय तो अच्छा लग रहा है जब वोट देने के लिए जा रहे हैं, बाद में पता चला बहुत वैसा आदमी था तो ठीक है, तो उसको हटा सकते हैं 5 साल से पहले. और जस्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया, आप उसको सही कर सकते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है कि पीपल जो हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं टू द वोट डायरेक्टली ऑन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी एंड द पॉलिसी डिसीजंस. इन सब में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है. रेफरेंडम के थ्रू डायरेक्ट हिस्सा लिया जाता है. डेमोक्रेसी के बारे में आप अपने नोट्स से और ज़्यादा पढ़िए. ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. ऑलराइट, लिमिटेशंस क्या हैं रिकॉल की. ठीक है, क्यों ये ज़्यादा अच्छा नहीं है. ठीक है, मतलब आप 5 साल से पहले किसी को हटा दो तो ये क्यों अच्छा नहीं है. डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट. ठीक है, 5 साल की गवर्नमेंट होती है तो 1-2 साल तो उसको पॉलिसी मेजर्स को समझने में ही लग जाता है. तो अगर आप उसको तभी हटा दोगे तो फिर वो मकसद ख़त्म हो जाएगा जो कि जिसके लिए सरकार बनाई गई थी. डीस्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर. ठीक है, इलेक्शन फैटिग. By recalling or rejecting the candidates and having another elections may cause the election fatigue and lower voter turnout. जब आप उससे पहले ही इलेक्शंस हटा देंगे तो वहाँ पर इलेक्शन फिर से कराने पड़ेंगे. इलेक्शन फिर से कराने का मतलब है कि फिर से पूरी प्रक्रिया कराना और 1 साल फिर से वेस्ट कर देना. तो बात बार बार वही आ जाती है घूम करके कि इलेक्शन फैटिग देखने को मिलेगा. हम यहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट इलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे. Political tool. It could be misused by special interest groups with money, power and genuine politicians may become victim of this power. ये तो सिंपल से यही बात हो गई कि हो सकता है कि कोई खुश ना हो और पैसे दे करके सरकार पलट वाले. इस तरीके से भी काम हो सकता है. Independence of representatives. It would inevitably discourage the representative from using their own judgment and coming up with tough but unpopular stand rather than the populist one. इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी देखने को मिलेगी. यहाँ पर इस तरीके की बात चल रही है. वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. इट वुड रिक्वायर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द इलेक्टोरेट टू साइन द पिटीशन. तो 50% लोगों को पिटीशन साइन करनी है, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी. द वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ दो सिग्नेचर. वो सिग्नेचर जायज़ हैं या फिर किसी ने ऐसे ही कर दिए हैं, उनकी जानकारी कैसे होगी, वेरिफिकेशन कैसे होगा कि किन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं. ये सब चीज़ें भी यहाँ पर अड़चन डालती हैं और इसके लिए अलग से यहाँ पर आपको कुछ प्रोविज़न करना होगा अगर आप राइट टू रिकॉल देना चाहते हैं अपने सिटीजन्स को. एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही जाएगा जब बार बार चुनाव होगा. ठीक है, द कंडक्ट ऑफ वाई इलेक्शंस कुड फर्दर रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है. ओके, क्या कर सकते हैं. वे फॉरवर्ड में क्या लिखा हुआ है.
एनहेंस पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों की तरफ अवेयरनेस को बढ़ाना है। एक बार में ही अच्छा नेता चुन लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है, बार बार ऐसा ना हो, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पर काम हो सकता है। प्रॉपर स्क्रूटनी, ए रिकॉल शुड बी कैरीड ओनली आफ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स एंड नॉट ऑन द बेगेज एम्बिगुअस ग्राउंड्स। 50% लोगों ने साइन कर दिए, उन्होंने सही साइन किए हैं, गलत साइन किए हैं, पैसे तो नहीं दिए गए साइन करने के लिए, सरकार ने कुछ गलत तो नहीं किया कि बेफालतू में इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह की स्क्रूटनी करने के बाद ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, रिकॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द बाई इलेक्शन हेल्ड आफ्टर देयर आफ्टर। जो भी बंदा यहाँ पर जिसके खिलाफ जिसको हटाया जा रहा है रिकॉल के थ्रू, उसको यहाँ पर दोबारा इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए, उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा मनी वेस्ट होने से बच जाए। जब लोगों ने उसको हटाया है तो वो दोबारा से खड़ा नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में। स्ट्रेथन करें एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म, जो इस समय मौजूद है सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी भी कंक्लूज़न को लिखने का कि जो इस समय हमारे पास है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाए। डिस्क्वालिफिकेशन है या फिर हमारे पास जो मीज़र्स हैं, ठीक है, आरपी एक्ट के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स को ला दिया गया है अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज़ INB मिनिस्ट्री के अंदर इनको ला दिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और अदर्स, ऑल्ट वाले वगैरह वगैरह। इन पर अभी तक किसी भी तरह की सेंसरशिप वगैरह नहीं है, इनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, ये कुछ भी दिखा रहे हैं, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही रेगुलेशन यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने लगा दी, ठीक। अगर हम न्यूज़ के बारे में और डिटेल में जाएं तो पता चलता है द फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ INB मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थ्रू ए नोटिफिकेशन दैट अमेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 यूजिंग द क्लोज 3 ऑफ द आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिकली जो लॉ है वो कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, वो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ये पॉइंट आपको याद रखना है कुछ लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट ने अलाउ किया है अपनी पावर यूज़ करके आर्टिकल 77 के अंदर, आर्टिकल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 77 का यूज़ करके उन लॉज को चेंज कर सकता है। ये यहाँ पर आर्टिकल 77 क्लोज 3 कहता है। नोटिफिकेशन ऑल्सो ब्रॉट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडर द परव्यू। करंट अफेयर्स के जो यहाँ पर कंटेंट है, प्रोवाइडर हैं और न्यूज़ प्रोवाइडर हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। अर्लियर द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर थे, वाइल द अदर मीडियाज़ प्रिंटेड सच एज प्रिंट, टेलीविज़न एंड रेडियो। तो डिजिटल मीडिया आपका था मीटी डिपार्टमेंट के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो थे INB मिनिस्ट्री के अंदर। इतना समझ में आया, ठीक है जी। और राइट, चलते हैं इस बॉक्स की तरफ और देखते हैं क्या होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। दीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट क्यूरेट अ रेंज ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेड ऑन द सिंगुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन से आप इसको मत समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये सिंगल प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये सिंगुलर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वगैरह, हॉटस्टार, अल्टवालाजी, ये सब इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट कैटलॉग विच इज़ लाइसेंस्ड एंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल प्रोवाइडर, इंडिविजुअल प्रोवाइडर के थ्रू ऑन किया जाता है। पुल मॉडल पर आधारित होता है, जिस बंदे को जो देखना है वो वहाँ पर वही देखे, उसकी ही डिमांड की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं उसको। वेयर कंज्यूमर चूज द कंटेंट
ठीक है। तो कंज्यूमर चूज़ करता है कंटेंट को, वो ही चूज़ करता है उसको किस टाइम देखना है, प्लेस चूज़ करता है और वो ही अपनी चॉइस करता है। टेक्नोलॉजी एनेबल सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली है ही, आप मोबाइल हो लैपटॉप हो हर किसी चीज़ में इसको देख सकते हैं। हमारे पास और भी यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। ये प्रोविज़न रिलेट करता है टू द कंटेंट ऑन वेबसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन या वेबसाइट्स यूआरएल ऑफ इंडिया, डिफेंस सिक्योरिटी और द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्री। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A किसी भी वेबसाइट या यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हैं अगर मुद्दा आता है इंटीग्रिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोवरेनिटी से रिलेटेड ऑफ द इंडिया। आईपीसी भी है 1860 के अंदर, प्रोहिबिट कंटेंट अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। अगर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आप कुछ भी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो अंडर द इंडियन पीनल कोड उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर 2012। ओके, तो ये आपका पॉक्सो एक्ट हो गया। ये आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रिवेंट करता है। इंडिया में आप उसका यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑलराइट, बैकग्राउंड की बात करें, पहले भी इन पर कर्व करने की कोशिश की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, और ये जो आइडिया है 2019 से चल रहा है कि इनको जो है अंडर में लाया जाए एम्बिट ऑफ द आई&बी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है आपका सोचा जा रहा था 2019 से। जनवरी 2019 में द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI हैड पुट आउट अ कोड। इन्होंने एक कोड भी बनाई, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। तो इन्होंने एक कोड दी कि इस कोड के बेस पर ही आप यहाँ पर काम करेंगे, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके रूल्स को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे ठीक है, ये इस तरह की चीज़ है, आप बेसिकली समझ गए होंगे। एक कोड यहाँ पर ला दी गई कि आप इसी के बेस पर काम करोगे और इसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। इन्होंने फरवरी 2020 में ये कोड रिलीज़ की, कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। एक दूसरी कोड यहाँ पर रिलीज़ की और ये साइन की गई बाई अराउंड 15 सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म बाई सितंबर। 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसको साइन भी किया कि हम इसी के लिमिट में रह कर के काम करेंगे। ठीक है, इस कोड के अंदर कंप्लेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइडर के खिलाफ। बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर नहीं कहेंगे, क्यूरेटेड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट प्रोवाइडर यहाँ पर हम उसको कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए 5 टाइप के कंटेंट्स को यहाँ पर रोकता है। ठीक, कौन से हैं 5 टाइप के कंटेंट? इंक्लूडिंग दोज दैट डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली डिसरेस्पेक्ट द इंडियन एम्बलम एंड नेशनल फ्लैग। आप राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र चिन्ह की अवहेलना नहीं कर सकते। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन, एनी कंटेंट दैट मैलिशियसली इंटेंड टू आउटरेज रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड कंटेंट दैट डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली प्रमोट और एनकरेज टेररिज्म। इन चीज़ों को आप यहाँ पर मतलब प्रोहिबिट हैं। ये जो कंटेंट है ये प्रोहिबिट हैं, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छे प्रोविजंस यहाँ पर लिखे गए हैं। हाउएवर द प्रपोज्ड सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाज रिजेक्टेड बाय द आई&बी मिनिस्ट्री। तो ये कौन सी एजेंसी थी आपकी? इन द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो कोड्स लाए थे सेल्फ रेगुलेशन के, उसको रिजेक्ट कर दिया आई&बी मिनिस्ट्री ने, ये कह करके दैट इट लैक्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। इसके ज़रिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये है कि अगर आई&बी मिनिस्ट्री चाहती है कि यहाँ पर कुछ निगाह रखी जाए तो वो इसको नहीं कर सकते। डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स भी नहीं है। डज नॉट क्लियरली इनशिएटेड प्रोहिबिट। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आई&बी मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इशू किया नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई&बी मिनिस्ट्री एंड
MAI on the petition on regulate OTT platforms such as नेटफ्लिक्स, अमेजोन पर। तो अक्टूबर 2020 जिससे कि ये न्यूज़ छपती है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक्टिविज्म देखने को मिला। उन्होंने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, इसको समझते हैं। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है, आप नाम से समझ गए होंगे। गवर्नमेंट इसको सेल्फ रेगुलेट ना करे, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ना करे, जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं वो खुद ही इनको रेगुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन इंडियन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग देयर इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी एंड द कंटेंट इज गाइडेड बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज सच एज द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल एंड द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड काउंसिल। ये इस तरह की काउंसिल्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीन को देखती हैं। जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा ये देखेगी। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट है, टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, उनको ये चीज़ यहाँ पर हैंडल करेगा। तो सेल्फ रेगुलेटरी हो गया। ये इनको थोड़ी सी जुडिशियल पावर भी दे दी जाती है कि स्वयं ही निर्णय लो और बात को वहीं पर ही ख़त्म करो। तो इससे दिक्कतें यही हैं जिसको कह करके INB मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया कि ये यहीं पर दिक्कतें ख़त्म कर देंगी। अगर कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में आना चाहती है वो नहीं आ पाएगी। बेनिफिट्स क्या हैं, प्रमोट स्टैंडर्ड्स दैट एडवांस मीडियाज credibility with the public, particularly in a country like ours which still needs to evolve to get an independent press। प्रमोट करता है स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, जो कि एडवांस करते हैं मीडियाज क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक। रेगुलेशंस अच्छी चीज़ है। अब रेगुलेशन लगाया जाएगा तो मीडिया अपनी हालत को सुधारेगा, फालतू की चीज़ें नहीं छापेगा और कर्ब्स भी लगा दिए जाएंगे। जैसा कि हाल ही में देखने को मिल रहा है आपको कि जो ये अर्नब गोस्वामी वाला केस है, ये सब लिंक करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक, पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा। दैट फ्री मीडिया इज़ नॉट इररेस्पॉन्सिबल, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ मीडिया, ठीक है, तो वो फ्रीडम ऑफ मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं होगी और मीडिया कुछ भी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगानी ज़रूरी हैं आज के ज़माने में। इनकलकेट्स अ प्रोफेशनल कल्चर टू बी जज्ड फॉर मिस्टेक्स नॉट बाय दोज इन पावर बट बाय कलीग्स, ठीक है। तो देखिए अगर INB मिनिस्ट्री यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो वो सीधे एज अ बॉस हो गया, ठीक है। बट अगर आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे साथ का ही कोई बंदा हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और ये हमारे हित में हो सकता है, ठीक है। लेसन्स प्रेशर ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी पर प्रेशर कम होगा। इनको थोड़ा सा जुडिशियल रोल दे देंगे तो मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको बार बार जस्टिस के लिए जुडिशरी भागने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का लोड यहाँ पर कम होगा। इशूज़ क्या हैं सेल्फ रेगुलेशन से, ठीक है, बेनिफिट भी देख ली। डिफ़िकल्टी इन अराइव एट अ रेगुलेटरी कंसेंसस दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी आपकी बात को सुनेंगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अभी तो डिस्कस किया कि जैसे कलीग्स की बात को यहाँ पर सब लोग नहीं सुनते, सब लोगों को ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। तो वही मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं। टूथलेस इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ओपन टू, ठीक है। सेल्फ सेंसरशिप, अ सेल्फ रेगुलेटरी कोड माइट नॉट फैक्टर इन अ डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट एंड कैन लीड टू अ सेल्फ सेंसरशिप इंटरनली एमंग प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड स्क्रूटनी। कहने का मतलब ये है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। कहने का मतलब ये है कि जो INB मिनिस्ट्री है अब वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पाएगी और मुद्दा इंटरनली सुलझ जाएगा। इंटरनली सुलझने का मतलब है हो सकता है करप्शन के चार्जेस भी यहाँ पर बढ़ जाएं, करप्शन के केसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएं। सेंसरशिप इंटरनली ही सुलझ जाएगी इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर की, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बस बेसिकली ऊपर ऊपर से समझनी है, इसी के ऊपर हम यहाँ पर PhD नहीं कर सकते, ठीक है। ओके आगे चलें तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कवर कर लिया है। नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की। पहली बात तो यह है कि बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ देखने को मिली ड्यूरिंग द लॉकडाउन और उससे पहले भी। 2024 तक 6th लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा ये, और यहाँ पर कुछ इसका डॉलर में वगैरह में आपके टर्नओवर भी दिया हुआ है कि कितने तक मार्केट यहाँ पर पहुँच जाएगा। 2019 में जैसे 42 बिलियन डॉलर का मार्केट ये था, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लैक ऑफ ओवरसाइट,
वाइल द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर द प्रिंटेड मीडिया, ठीक, ओवरसाइट की यहाँ पर कमी है। जैसा कि अभी बताया सेल्फ रेगुलेशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है तो वो प्रिंटेड मीडिया के ऊपर रेगुलेशन रखता है। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो रखता है वो आपका रखता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये मॉनिटर करते हैं। बट इनके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है और कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि गवर्न करती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट यहाँ पर है और उससे बड़ा कोई लॉ इनके ऊपर गवर्न करने के लिए नहीं है। कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है फॉर कंटेंट रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन सर्विसेज। बात समझ रहे हैं? ठीक। रिसीप्ट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स यहाँ देखने को मिलती हैं। जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे देखने को मिलते हैं। जैसे आश्रम वेब सीरीज़ के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि उसमें हिंदू सेंटिमेंट्स को यहाँ पर हर्ट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स यहाँ पर आती रहती हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का आप मतलब समझते हैं कि बहुत ही जैसे हेट स्पीच है, फेक न्यूज़ है, एंड कैन पब्लिश ऑब्सीन और वायलेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, इनको कर्ब करने की कोशिश है। पैरिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट, द फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ वॉइस्ड कंसर्न that while other industry requires a central board of film certification, digital content provider the OTT platforms के पास ये नहीं है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसरशिप करता है मूवीज़ की, आपको इतना पता है, पर डिजिटल कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप अभी तक नहीं लगती। तो सेंसरशिप लगानी ज़रूरी है, उसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। ये नीचे बे फॉरवर्ड है, उससे पहले यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है कि क्यों नहीं लगा सकते आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फियर ऑफ सेंसरशिप रिजाइम, देखिए फिल्म्स के जरिए तो आप जो चीज़ें नहीं दिखा सकते वो चीज़ें आप वेब सीरीज़ वगैरह के ज़रिए दिखा रहे हैं, तो या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाएंगी। आप सेंसरशिप लगा देंगे, इस चीज़ का डर ज़्यादा है। नो नीड फॉर एडिशनल रेगुलेशन, कहा जा रहा है कि पहले से ही हमारे पास आईटी एक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये फुल ऑफ कंटेंट होते हैं, इन पर कंटेंट की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। और अब बहुत ही ज़्यादा अब भारी मात्रा में कंटेंट यहाँ पर है, अगर आप उन पर रेगुलेशन लगाएंगे तो उस कंटेंट में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम एज कह रहे हैं कि एज के अकॉर्डिंग कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके हित में भी होता है। फिर कह रहे हैं कि ग्रोथ कैसे होगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप उस पर रेगुलेशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा मुद्दा यहाँ पर हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जितना ये टर्नओवर दिखाया जा रहा है ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट, ये फिर से वही मुद्दा है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दस इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली नॉट फिजिबल टू सेंसर ब्लॉक ऑफ द कंटेंट। आप इतने सारे कंटेंट को ब्लॉक भी नहीं कर सकते, और ब्लॉक भी करेंगे तो फिर दिखाने के लिए बचेगा ही क्या, क्योंकि हर एक सीरीज़ में या मूवी में जो ओटीटी पर रिलीज़ होती है उसमें कुछ सीन्स तो होते ही होते हैं, ठीक है जी। आगे चलें तो बे फॉरवर्ड में हम क्या पढ़ सकते हैं, मॉडल कंबाइनिंग स्टेट सेंसरशिप एंड सेल्फ रेगुलेशन। हम एक मॉडल ला सकते हैं जो कि स्टेट की सेंसरशिप और सेल्फ रेगुलेशन दोनों पर बेस हो, ठीक है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाई जा सकती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हमने आपको समझाया कि अगर प्रेस है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही उसको देख रहा है, या फिर उनका इंटरनल कुछ ग्रुप उनको देख रहा है, तो इन पर बेसिकली आप दोनों को मिक्स करके कुछ नया मॉडल यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एस्टेब्लिश कर सकते हैं ग्लोबल रेटिंग सिस्टम, आप ग्लोबल रेटिंग सिस्टम यहाँ पर इजाद कर सकते हैं कि पूरी दुनिया का एक हेडक्वार्टर आप बना दिया जाए और वहाँ से सबको रेगुलेट किया जाए। इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म फॉर कंप्लेंट रिटेशन, जितनी भी कंप्लेंट आती हैं उन सबके लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म आपका बनाया जाए। फिर से खर्चा बढ़ाने वाली बात आ गई, तो ये एक फीजिबल आइडिया नहीं है। आपको वही लिखना है कि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको यहाँ पर अच्छा किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट है, उन सबको यहाँ पर मजबूत किया जाए। ये सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना, इतने टॉपिक में आप इस पर ही सब कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक।
आगे बात करें तो लीगलाइज कर दिया गया है बैटिंग को इंडिया में। इंडिया में बैटिंग को लीगलाइज कर दिया गया, कहने का मतलब है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस ने हैज़ पिस्ड फॉर लीगलाइजिंग बैटिंग ऑफ इंडिया। तो इंडिया में अगर बैटिंग को लीगलाइज कर दिया गया तो क्या मुद्दे होंगे, अभी किया नहीं गया है, ठीक है, बट इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। क्या होती है बैटिंग? बैटिंग आपको पता है इज डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ गैम्बलिंग मनी ऑन द आउटकम ऑफ अ रेस, गेम और अदर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। एक्शन ऑफ गैम्बलिंग मनी फ्रॉम द रेस और द गेम, ठीक है। तो इन दो तीन चीज़ों के जरिए जो आप पैसा कमाते हैं उसको बैटिंग कहते हैं। ऑलराइट, ओके। इंडिया में एक एक्ट लागू है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ये लॉ गवर्न करता है गैम्बलिंग को इंडिया के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव बीन एंट्रस्टेड विद सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी लीवे टू फॉर्म स्टेट स्पेसिफिक गैम्बलिंग लॉज। स्टेट स्पेसिफिक गैम्बलिंग लॉज भी इंडिया में परसिस्ट करते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर। देयर आर नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज गवर्निंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ नहीं है जो गवर्न करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को। बेसिकली ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फिजिकल प्रेमिसेस पर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड हैव टेकन अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग बेटिंग इन स्पोर्ट्स। इन जो कंट्रीज़ का नाम भी लिया, इन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बैटिंग को लीगलाइज करने के लिए और उन्हें रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इसी के चलते इंडिया में भी इनको किया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अबाउट गैम्बलिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया। बैटिंग is a term that validates the activity of gambling. Gambling is a generic term while betting is a structured agreement. गैम्बलिंग एक बुरा टर्म है, बैटिंग इज़ अ गुड टर्म, ठीक है। तो बेसिकली बैटिंग ज़्यादा पॉजिटिव टर्म है, स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर इनका काम किया जाता है। गैम्बलिंग एंड बैटिंग आर स्टेट सब्जेक्ट, फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हाउएवर गैम्बलिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेशंस ऑफ द स्टेट्स। द इंडियन लॉ डिस्टिंग्विश ईच गेम टू बी अ गेम ऑफ स्किल और द गेम ऑफ चांस दैट डिफरेंशिएट्स फैंटेसी स्पोर्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बैटिंग। तो इंडिया के जो लॉ हैं वो अलग गेम्स को जो डिस्टिंग्विश करते हैं वो गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे गेम ऑफ स्किल का मतलब हो गया आपके अंदर स्किल है, आप उसे खेल रहे हैं, आप चांस से गेम जीत रहे हैं, तो वो आपकी बैटिंग के ज़रिए आपने कुछ मनी कमाया है, वो हो गया। द गैम्बलिंग अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेशन डज नॉट इंक्लूड बैटिंग ऑन अ हॉर्स रेस, ठीक है। तो गैम्बलिंग के अंदर क्या नहीं आता, गैम्बलिंग रूल्स के अंदर, तो हॉर्स रेस पर बैटिंग आप नहीं लगा सकते इंडिया में। लीगल रेगुलेशंस लगी हुई हैं। गेम्स ऑन स्किल एक्सक्लूडेड अंडर द गैम्बलिंग एक्ट एंड बाय द कोर्ट्स जजमेंट। स्किल पर आप स्किल के जो गेम्स होते हैं उन पर आप बैटिंग नहीं लगा सकते। लॉटरीज रेगुलेटेड बाय द लॉटरीज लॉ इन इंडिया। ये तीनों चीज़ें यहाँ नहीं आती हैं गैम्बलिंग के अंदर, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें सेपरेट अलग से कवर होती हैं। 10. फैंटेसी स्पोर्ट बैटिंग इज इलीगल because it is a game of skill, and in a fantasy sport your opponent are other human players rather than bookmark like a traditional betting. फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में लीगल है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह, ये सब यहाँ पर लीगल है। सिक्किम एंड नागालैंड एक्सप्रेसली परमिट्स ऑनलाइन गैम्बलिंग। सिक्किम और नागालैंड में ऑनलाइन गैम्बलिंग यहाँ पर लीगल है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं गैम्बलिंग से रिलेटेड। क्यों कहा जाता है कि गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए इंडिया में, ठीक है। रिवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। इसका जो मार्केट है वो $60 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है रिवेन्यू जनरेट करने का। रिकमेंडेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमिटी जस्टिस लोढ़ा कमिटी रिकमेंडेड द लेजिस्लेशन ऑफ बैटिंग इन क्रिकेट, ठीक है। इन्होंने बताया कि आपको लेजिस्लेशन लाना चाहिए, एक लॉ लाना चाहिए क्रिकेट में बैटिंग को लीगलाइज करने के लिए। इट ओपन दैट ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वुड एनेबल द गवर्नमेंट इन डिफरेंशिएटिंग बैटिंग फ्रॉम मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग के केसेस कम हो जाएंगे इससे, ठीक है।
अगर आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर ले आते हैं तो। ऑलराइट, विल ऑगमेंट अदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, द मनी जो अर्नड होगा बैटिंग के थ्रू वो कहीं और यूज़ किया जा सकता है स्पोर्ट्स और टूरिस्ट फैसिलिटीज़ में। इलीगल एक्टिविटीज़ को भी चेक किया जा सकता है। अब तो लीगल हो गया, जैसे मान लो लीगल कर दिया तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर कम होंगी और जो पैसा है वो सीधे सिस्टम में जाएगा। टेररिस्ट फंडिंग वगैरह यूज़ होने में यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी और पड़ेगा और कुछ एक कमेटी भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो लीगलाइज के थ्रू जो सारा सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और कुछ भी अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी इजीली यहाँ पर देख ली जाएगी। प्रिवेंट कर सकते हैं लोन शार्किंग को। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू द लोन शार्किंग that is incurring debts and borrowing loans at exorbitant rates। लोन लेकर के लोग यहाँ पर बैटिंग करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर रोका जा सकता है। बेटर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लगाया जा सकता है। रेगुलेशंस एम्पावर करने के लिए एजेंसीज टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट इंस्टेंसेज ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, माइनर्स यहाँ पर ना खेलें, प्रॉब्लम गैम्बर्स यहाँ पर ना खेलें, उन चीज़ों को यहाँ रेगुलेट किया जा सकता है। एट पार्ट ट्रीटमेंट, इट हैज़ ऑल्सो बीन आर्ग्यूड बाई मैनी that since horse racing has always been considered legal, gambling and betting activities should also be treated alike। ठीक है, हॉर्स रेसिंग को यहाँ पर पहले से ही लीगल किया गया है तो और भी जो बैटिंग की और गैम्बलिंग की चीज़ें हैं उन्हें भी लीगल किया जाए, यही यहाँ पर किया जाता है, सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं करना चाहिए। सच एक्टिविटीज़ एक्सपोज एंड एक्सप्लॉइट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली जो भी काम इंडिया के अंदर होता है पैसे से, उसका सारा असर पड़ता है जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पर। इट में ब्रीड करप्शन, मैच फिक्सिंग एंड मे गिव राइज टू वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट लिखा जा रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, मैच फिक्सिंग के केसेस बढ़ेंगे और करप्शन देखने को मिलेगा ज़्यादा। इट हैज़ बीन प्रूवन टू रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉसेज कॉजिंग एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वंस इकोनॉमिक स्टेट, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट होगी। एक आदमी जो कि गैम्बलिंग में हार चुका है उसकी लाइफ यहाँ पर इम्पैक्ट होती है। द एग्जिस्टिंग पॉलिसी डेट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011, द करंट सोशियो इकोनॉमिक एटमोसफेयर इन द कंट्री एंड द प्रिवेलेंट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज डू नॉट एनकरेज बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ठीक है जी, तो नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अंदर जो है बैटिंग और गैम्बलिंग स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं है। आप उस कोड का अपमान कर रहे हैं अगर आप इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो। ओके, ऑलराइट, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लीगलाइज कर दो बट उस बंदे का जो भी ऑपरेटर है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप एक मैक्सिमम अमाउंट की कैप लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा की गैम्बलिंग नहीं हो सकती। गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस कैशलेस होने चाहिए ताकि जो निगाह है वो ज़्यादा रखी जा सके पेमेंट मींस पर, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वर्चुअल करेंसीज ईटीसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे डिजिटल इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। स्ट्रिजेंट लॉज बना सकते हैं कंट्रोल करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर का आदमी इंडिया में गैम्बलिंग में अगर कुछ कर रहा है तो वहाँ पर रेगुलेशन आपको लगानी ज़रूरी हो जाती है। वेबसाइट एडवर्टाइजिंग गैम्बलिंग उनको कंपलसरी करना है कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शनेबल और पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन डिस्प्ले देयर पोर्टल। वो अपने पोर्टल पर कुछ भी ऑब्सीन मटेरियल नहीं डालेंगे एज अ एड। द पार्लियामेंट एक इनेक्ट कर सकती है मॉडल लॉ ऑफ रेगुलेटिंग गैम्बलिंग, इट में अडॉप्ट बाय द स्टेट। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके, ये जो आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग का है ये सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे आए तो पता चलता है कि आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमें अपने 3 कैपिटल्स चाहिए। 3 कैपिटल का मतलब है ये आंध्र प्रदेश का नक्शा है। एक कह रहा है कोर्नूल में चाहिए, एक अमरावती में और एक विशाखापत्तनम में। इन्होंने पास किया है आंध्र एग्जीक्यूटिव, अमरावती एज एन लेजिस्लेटिव एंड कुर्नूल एज अ जुडिशियल बॉडी। ये 3 अलग अलग कैपिटल्स जो आंध्र प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर चल रहा है उस चीज़ के ऊपर आर्टिकल आ गया। ठीक, क्यों चाहिए 3 कैपिटल, क्या फेवर में है। ठीक है, होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए ये कहा जा रहा है।
historical recommend. It has been the central theme in the recommendations of the all major committees set up to suggest a suitable location for the capital of आंध्र प्रदेश. जितनी भी कमेटी अब तक आंध्र प्रदेश में बनी है सभी ने ये सुझाव दिया है कि 3 कैपिटल होने चाहिए, तो हमने ये लिख दिया कि हाँ होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट कह रहे हैं कि डिफरेंट रीजन्स गेन फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज एग्रीमेंट अरेंजमेंट एज गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ आर द फंक्शन अराउंड विच डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ स्प्रिंग अप. कहने का मतलब ये है कि देखिए ये मैप देखिए आप आंध्र प्रदेश का, अगर 3 यहाँ पर आपकी कैपिटल्स देखने को मिलेंगी ये और ये, तो इधर के बंदे को इधर नहीं आना होगा, हो सकता है कि उसका काम इधर ही हो जाए. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर कही गई हैं. जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी ने सेटअप टू लुक इनटू द डिमांड फॉर अ तेलंगाना स्टेट नोटेड कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द हैदराबाद इज़ द की रीज़न फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट. तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं. फिर प्लान्ड अर्बनाइजेशन, अगर वहाँ पर आप इतना जैसे आप कहीं पर गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं और वो भी बहुत बड़ी, मान लो लेजिस्लेचर ही आपको बनानी है, ठीक है, तो आप उसके चारों तरफ अच्छा माहौल रखना चाहेंगे, उस सिटी को डेवलप करना चाहेंगे जहाँ पर आपने बनाया. इससे अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उसके चारों तरफ. ठीक. अवॉइडिंग फाइनेंशियल क्रंच, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि न्यू अरेंजमेंट विल कम एट अ फ्रैक्शन और टू द अर्लियर कॉस्ट फॉर अमरावती एज इट वुड बाई इनटू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कुरनूल एंड विशाखापट्टनम. तो जो सारा भार है, पूरी जो स्टेट का भार है, अब वो एक ही जगह पर नहीं होगा. फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिलेगा और उससे हम बच पाएंगे. ठीक है, मान लो अमरावती में कुछ हुआ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सेट हैं कुरनूल और विशाखापट्टनम के. कंसर्न ओवर फूड सिक्योरिटी, KCS कमेटी रेज्ड कंसर्न ऑफ फूड सिक्योरिटी व्हेन टेकिंग अवे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर अर्बनाइजेशन बाय डेवलपिंग अमरावती एज अ कैपिटल इन द सिंगल रीजन. तो अमरावती को अगर हम एक कैपिटल के रूप में डेवलप करेंगे तो उसके चारों तरफ का जो एग्रीकल्चर एरिया है वो ख़त्म होगा और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी में भी दिक्कत आ सकती है. क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? वाई इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्यों कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें? माइट हैम्पर कोऑर्डिनेशन. इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों के फंक्शन बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है. ऐसी हालत में अगर आप 3 नई जगहों पर इन चीज़ों को बसाएंगे तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. सिंपल सी बात है. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. आप पूरी बिल्डिंग तैयार करेंगे, फिर उसके चारों तरफ के अर्बनाइजेशन करेंगे, उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ओके, अगला पॉइंट यही है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेंसिफिकेशन. KCC कमेटी ने ये भी कहा कि जो सिटीज़ हैं वो बसेंगी और जो आप बनाना चाह रहे हैं जैसे विशाखापट्टनम में तो साइक्लोन प्रोन एरिया है पूरा. अब वहाँ पर आप जुडिशरी मान लो बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं ये लोग विशाखापट्टनम में, तो एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग वहाँ पर ये बनाना चाह रहे हैं और अगर साइक्लोन आया तो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा है. नॉट द ओनली वे फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप जगह जगह पर अपनी ब्रांचेस खोल दें. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत होती है. यहाँ पर क्या लिख रहा है, कुछ एग्जाम्पल भी लिए गए हैं दूसरी कंट्री से, जैसे साउथ अफ्रीका है, उन्होंने भी अपनी डिफरेंट कैपिटल्स रखी हुई हैं जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए. ठीक है, अलग अलग जगहों पर. इन इंडिया सेवरल एग्जाम्पल एग्जिस्ट ऑफ स्टेट्स हैविंग हाई कोर्ट्स इन अ सिटी डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल. जैसे उत्तर प्रदेश है, हाई कोर्ट का है इलाहाबाद में, लेकिन जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह है वो सब सेंटर यानी लखनऊ में. ठीक है, तो इस तरह की और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं. बट हाँ, 2 कह सकते हो कि आप यहाँ पर बेसिकली है तो एक ही लखनऊ. सम स्टेट्स ऑल्सो मूव देयर लेजिस्लेटिव असेंबली टू ए डिफरेंट सिटीज़ फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो ठंड और गर्मी के कारण अपनी सिटीज़ को इधर उधर कर सकते हैं. जैसे हिमाचल प्रदेश है, 2 कैपिटल हैं, शिमला एंड धर्मशाला, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग. ठीक है, ऐसे ही आपका महाराष्ट्र और ऐसे ही आपका कर्नाटक में बेलगांव और बेंगलुरु 2 अलग कैपिटल्स हैं, सर्दी गर्मी की, दिन रात की वगैरह वगैरह. ठीक, ऑलराइट. कंक्लूज़न में क्या कह सकते हैं?
For the three capital idea to be successful, including technology and frequent use of digital communication to reduce the decay in decision making, improve coordination between legislature and executive, shall be done. This can also lead to reduction in overall logistic cost for the state. 3 कैपिटल बनाई जाएंगी, ठीक है, आइडिया सही है। टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बढ़ानी पड़ेंगी उनके बीच में, डिसीजन मेकिंग में डिले देखने को मिलेगी। अगर आप मान लो कि इधर से इधर कुछ करना है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच, तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, ठीक। बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड स्टेट साइमल्टेनियस देयर इज़ नीड टू स्ट्रेथन लोकल बॉडीज़। तो बेसिकली जो आइडिया है वो यही है कि लोकल बॉडीज़ को इम्प्रूव करें, उन्हें और फंड दें, डेलीगेटिंग उनको और फंक्शंस प्रोवाइड करें, बेटर फंक्शनरीज दें टू अचीव इंक्लूसिव एंड ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, लोकल बॉडीज़ की आपको यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की, और ये हमारा पॉलिटिकल लास्ट जो टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जाएगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस चालू कर दी गई है। क्या होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006? अगर हम इसकी और ब्रॉड टर्म में बात करें तो ये होता है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं। ये इनेक्ट किया गया था बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड बैलेंस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद देयर राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड। उनको राइट टू लाइफ एंड बेसिकली क्या होता है, एक फॉरेस्ट है उसके अंदर ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइब्स रिसाइड्स करती हैं, ठीक है, ट्राइब्स रहते हैं, उनको वहाँ से ना हटाया जाए, उसके लिए बेसिकली ये राइट बनाया गया था। उन पर ट्राइबल का है ना, तो इसीलिए वो राइट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अगर हम इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के फीचर्स की बात करें तो इनको टाइटल राइट दिया जाता है, ओनरशिप दे दी जाती है उस लैंड की जिस पर ये रिसाइड कर रहे हैं 2005 उससे पहले, ठीक है, 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी ट्राइब्स वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं उन पर उनका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की ज़मीन आप अपने नाम करा सकते हैं किसी भी फॉरेस्ट की। ये किस लिए किया जाता है? ताकि फॉरेस्ट बचा रहे, वहाँ की जो वनस्पति है उसे कोई ना उखाड़ सके, कोई उसको नष्ट ना कर सके। कम्युनिटी राइट दे दिए जाते हैं टू ग्रेजिंग एरियाज़, फिशिंग, एक्सेसिंग वाटर बॉडीज़ इन फॉरेस्ट। आप सिर्फ अपनी वहाँ पर जो पशु होते हैं उनको चरा सकते हैं, फिशिंग कर सकते हो अगर आप एक ऐसे एरिया में हो। पास्टराइज्ड रूट्स एंड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए जाते हैं कम्युनल राइट्स के तहत। रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स, ये क्या? टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन, ठीक, अगर इलीगल तरीके से इविक्शन कराया गया है तो वहाँ पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, या फिर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट किया गया है तो भी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट्स और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व विच द कम्युनिटी हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग और कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज़। उस फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा जिसको ट्राइबल कम्युनिटी बहुत पहले से प्रोटेक्ट करती हुई आ रही है। राइट टू कलेक्ट एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी ट्राइब्स वहाँ पर रहती हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा किसी भी तरह का जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ उत्पाद होते हैं जैसे शहद वगैरह इकट्ठा करना है, गोंद जो पेड़ से निकलती है, वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनको इकट्ठा करने से नहीं रोका जाएगा, उन पर उनका हक बताया जाएगा, राइट हम उसको कहेंगे, ठीक। एलिजिबिलिटी टू गेट राइट्स अंडर द एक्ट, आप इन राइट्स को कब गेन कर सकते हो, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है? इज़ कन्फाइंड टू दोज हु प्राइमरली रिसाइड इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में पहले से रहते हैं, एंड हु डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं या उस लैंड पर डिपेंड करते हैं, फॉर ए लाइवलीहुड, जिनकी जीवन याचना उन्हीं से ही चलती है, जिनका जीवन उसी से चलता है, उनको यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, ये राइट्स दिए जाएंगे। फर्दर ईदर द क्लेमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर होना चाहिए और एरिया में रिसाइड कर रहा होना चाहिए 75 सालों से, उसकी फैमिली, उसके दादा या वगैरह 75 सालों से आपकी फैमिली वहाँ रिसाइड कर लेनी होनी चाहिए। ऑथोरिटी, द एक्ट प्रोवाइडेड ग्राम सभा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम सभा विल इनिशियली पास अ रिजोल्यूशन रिकमेंडिंग हुज राइट्स टू विच रिसोर्सेज वुड बी रिकॉग्नाइज। ग्राम सभा देखेगी कि किसका राइट होगा उस फॉरेस्ट पर,
दिस रिजोल्यूशन इज देन स्क्रीन्ड एंड अप्रूव्ड एट द लेवल ऑफ द सब डिवीज़न एंड सब्सिक्वेंट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन सब चीज़ों के निष्कर्ष के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब्सिक्वेंट लेवल्स पर इन चीज़ों को देखा जाएगा और उन ट्राइब्स को उसकी जो राइट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी काम करेगी। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों देने चाहिए फॉरेस्ट राइट्स इन इंडिया? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिवर्स करने के लिए। द एक्ट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स डेट वर डिनाइड टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट सिंस कॉलोनियल टाइम्स में ये राइट्स इनके पास नहीं थे। आपको अगर अपना पशु को चराने के लिए ले जाना है तो आपको पास्टोरल टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स अब नहीं देना पड़ता। तो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो यहाँ पर ख़त्म होगा। पॉवर्टी एलिवेशन देखने को मिलेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास ज़्यादा साधन नहीं होते कमाने के, लाइवलीहुड के, तो उनकी पॉवर्टी को किस तरीके से एलिवेट किया जाए, इसी तरीके से एलिवेट किया जाए। इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, 50 ग्राम सभाज इन द गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड ए फेडरेशन दैट गारंटीज competitive प्राइस एंड बोनस ऑफ द कम्युनिटीज फॉर देयर प्रोडक्ट कलेक्शन एंड अर्नड ₹2.5 करोड़ बाय सेलिंग तेंदूपत्ता। तेंदूपत्ता इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है जी। अगर आप इसको बेचते हैं, जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने 2.5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर कमाए इस पत्ते को बेच करके, ठीक है। तो ये होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और साथ में गवर्नमेंट इन पर MSP भी दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। कंजर्वेशन तो होता ही है फॉरेस्ट का, ऑब्वियस ही बात है। कोई फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेस्ट को कटने ही नहीं देगा। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ एंड द फॉरेस्ट, फिर वो उसको कटने नहीं देता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड रहती हैं। अगर पेड़ नहीं होगा तो फॉरेस्ट ड्वेलर खाएगा क्या, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाएगा कहाँ से? और अगर आपका फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं होगा तो पेड़ कोई भी काट लेगा, किसी भी कंजर्वेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रह जाएगी, कोई भी कंपनी आकर के कुछ भी कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट कवर इन कम्युनिटी रिजर्व एरिया इन महाराष्ट्र इंक्रीज फ्रॉम 6.81% टू 9.32%। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जब से उनका राइट्स दिए गए हैं, इतने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट रिजर्व्स में। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर वर्क करती है। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा को ये राइट दिया गया है कि वो रिकॉग्नाइज करेगी कि किसको ये राइट मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ग्राम सभा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का सबसे ऊपरी स्तंभ है, सबसे ऊपरी स्तंभ है, ठीक है। वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है जी। तो यहाँ इनको ये प्रोसेस दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कर्विंग एक्सट्रीमिज्म, इम्प्लीमेंट ऑफ FRA इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नॉट ओनली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर बट जो एक्सट्रीमिस्ट एरिया होते हैं, जैसे झारखंड का, छत्तीसगढ़ वगैरह का, ये सब एरियाज जो हैं, इनमें एक्सट्रीमिज़म की एक्टिविटीज़ इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास कमाने का साधन नहीं होता। बट अब उनके पास कमाने का साधन है, तो हो सकता है कि वो इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। कंसर्न क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि FRA इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आएंगी? लिटिल प्रोग्रेस इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्ट को रिकॉग्निशन करने में प्रोसेस बहुत कम है। कहने का मतलब यह है कि FRA हैज़ द पोटेंशियल टू सिक्योर द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ एटलीस्ट 200 million tribals and other traditional forest dwellers over the 40 million hectare covering इतने blazes. However, only 13% of the 40 million hectare has been demarcated. कहने का मतलब ये है कि FRA के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड आती है। कहने का मतलब ये था कि 40 मिलियन हेक्टेयर की लैंड FRA के अंदर आनी चाहिए थी, बट आपने सिर्फ 13% लैंड को ही FRA के अंदर रखा है। तो लिटिल प्रोग्रेस है, कोई ध्यान ज़्यादा है नहीं, इफ़र्ट ज़्यादा नहीं किए जाते टू प्रमोट को एग्जिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। Despite community forest resources having been recognized, there has been few efforts from the state forest department to move forward coexistence and supporting the recognizing by the ग्राम सभा। ग्राम सभा कुछ बना करके दे दे कि हाँ ये जो ट्राइब है इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनको फॉरेस्ट डेवलप राइट दे दो, बात ऊपर तक पहुंचती है तो इनएडिक्वेट एफर्ट देखने को मिलते हैं। कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट ग्राम सभा ने भेजी है तो हमें इसको प्रिजर्व करना है, इनको बचाना है। नहीं, कुछ नहीं है। आपको पता है इंडिया में किस तरह की चीज़ें हैं, बट आपको उसको एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। डाइवर्जन ऑफ ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड का डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेज where plantation by forest agencies has being done on land used by the tribal communities। तो जो फॉरेस्ट एजेंसीज हैं वो ट्राइबल
these lands under FRA. देखिए, as per the study there already had been a diversion of around 0.39 million hectare of forest land between 2008 and 2019. तो इतनी लैंड का डाइवर्जन भी किया जा चुका है, मतलब डिमार्केटेड की गई थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, यूज़ कर ली गई किसी और काम के लिए। बात समझ रहे हैं? रीलोकेशन इज़ वायलेशन ऑफ FRA। होता क्या है, जैसे जैसे ये लैंड आपने ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए रिकॉग्नाइज़ की थी, बट आपको पता चला बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर कि इसको एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पर बनाया जाए, तो आपने ये वाली लैंड इंडस्ट्री को काम पर दे दी, बट यहाँ के जो लोग थे आपने उनको कहीं और दूसरी लैंड दे दी, तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ठीक है, रिलोकेशन इज़ वायलेशन ऑफ FRA। FRA के अंदर इस तरह के वायलेशन, मतलब इस तरह का जो काम है, ये वाला जो वर्क है, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता, इसका वायलेशन देखने को मिल रहा है बल्कि। ठीक है जी। डिस्क्रिपेंसीज एंड डिले इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग क्लेम्स, तो ये सेम बात हो गई कि ग्राम सभा ऊपर तक चीज़ें भेजती हैं, वो क्लेम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और ऊपर से कुछ भी निष्कर्ष देखने को नहीं मिलते। ठीक है, कुछ अदर इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही नहीं। ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ट्राइबल रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो सब नहीं है। पुअर एंड नॉन फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न लेवल ऑफ कमिटीज़, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिलती। कर क्या सकते हैं, एक बहुत ही लार्ज स्केल पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है। ठीक है, जाकर के SC ST कम्युनिटीज़ को इन सब प्रोविज़न्स के बारे में बताया जाए, काम हो जाएगा। इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच बनाई जा सकती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ज़रिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये सब जाकर के फॉरेस्ट और ट्राइबल फंक्शनरीज़ को एंट्रस्ट करें कि हम आपकी सहायता के लिए हैं, और इन लोगों को भी पूरा यहाँ पर इनको भी पूरा अवेयर किया जाए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जा सकता है। सिविल सोसाइटीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NGOs हैं जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में वर्क करते हैं, उनकी सहायता लिए बगैर काम नहीं हो सकता। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेथन आउटरीच, टेक्नोलॉजी जैसे GPS सर्वे मैप्स कैन बी यूज टू रिजोल्व कंपटिंग क्लेम्स ऑफ द लोकल लेवल, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, GPS का यूज़ किया जा सकता है वगैरह, और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी किया जा सकता है। एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ क्लेम्स की प्रोसेस को तेज किया जा सकता है। देयर इज़ अ नीड फॉर रिव्यूइंग ऑल रिजेक्टेड एंड पेंडिंग क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो भी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, ग्राम सभा जो भी काम करके ऊपर भेज रही है, आप उनको तुरंत रिकॉग्नाइज़ करें और नीचे तक उनका जो परिणाम है वो पहुंचाने की कोशिश करें। ये सब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का चक्कर भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। साथ में उसके ऊपर अमरावती और कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल्स, लीगलाइज बैटिंग भी डिस्कस की, OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की भी बात की। बेसिकली आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये इतना खास आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगा। राइट टू रिकॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।